1970 के दशक में शुरू हुए टफ लव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत दुनिया में 100 से ज्यादा फैसिलिटीज बन चुके हैं जो बच्चों की नशा मुक्ति पर काम करते हैं। वो किसी सरकारी रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आते और अब तक उनमें 40 बच्चों की जान जा चुकी है। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रात 2 आदमी डैनी नाम के लड़के के बेडरूम में घुसते हैं और उसे हथकड़ी बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स से मदद मांगता है, पर वो कहते हैं कि ये उसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम एक लड़की सोफी को देखते हैं जो एक स्टोर में चिल्लाकर तमाशा कर रही है और चीजें भी फेंक रही है। तभी वहां का एम्प्लॉई बेन आता है और सोफी को डांटकर एक कोने में ले जाता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक कपल हैं। तीसरी तरफ एक क्लब में जैक नाम का लड़का नशीले पदार्थ ले रहा होता है और सीलिंग बीन्स के ऊपर डांस करता है, पर कुछ समय बाद वो देखता है कि उसके सर से खून आ रहा है। वहां सोफी अपने घर में देखती है कि उसकी माँ मैरियान और उसके पिता कार्ल कुछ मेहमानों के साथ बात कर रहे हैं। सोफी उनके सामने भी चिल्लाती है और अपना जॉइंट वहीं जला लेती है। सोफी कहती है कि वो जानती है कि कार्ल उसका रूम चेक करता है। मरियन और कार्ल उसे कहते हैं कि उसकी बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है और अब ये उसकी लास्ट वार्निंग है। सोफी और बेन जब एक पार्टी में किस कर रहे होते हैं तब सोफी बेन से शादी करने की इच्छा बताती है ताकि वो अपने पेरेंट्स से दूर रह पाए। बेन कहता है कि वो तो अभी माइनर्स हैं। तभी वहां कुछ आदमी घुसते हैं, बेन को दूसरी तरफ बांध देते हैं और सोफी को ले जाते हैं। बेन सोफी के पेरेंट्स से पूछता है तो कार्ल बताता है कि सोफी बहुत दूर जा चुकी है। तो वही मरियन कहती है कि सोफी उनके परिवार को बर्बाद कर रही थी। तभी कार्ल बेन को पुलिस की धमकी देकर वहां से भेज देता है। अगली सुबह सोफी की आंख एक बोट पर खुलती है जहां उसे डैनी और जैक दिखते हैं। सोफी पूछती है कि वो कहां हैं, जिस पर डैनी कहता है कि उन्हें फीजी ले जाया जा रहा है। जब वो आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वहां के गार्ड्स उन्हें एक बिहेवियरल रिहैबिलिटेशन बूट कैंप ले जाते हैं। वहां सिक्योरिटी हेड लोगन और उसकी टीम उन सबका वेलकम करती है और उनके पैरों में एक सेंसर बांध देती है जिससे कोई उस जगह से भाग ना पाए। तैर के भागना वैसे भी नामुमकिन है क्योंकि आइलैंड बहुत दूर है। इसके बाद उन तीनों रिक्रूट्स को एक पत्थर से बांध दिया जाता है जहां उन्हें रात भर ठंड और समुद्र का सामना करना पड़ता है। अगले दिन लोगन और उसकी टीम उन्हें खोलती है और आर्थर, जो उस जगह का चीफ है, उन्हें एक बचकानी स्पीच देता है। जब जैक आर्थर को इंसल्ट करता है तो आर्थर उसके पैर पर छड़ी से मारता है। आर्थर उसे कहता है जैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स को तकलीफ दी है वैसे ही उन्हें भी पत्थर से बांधकर तकलीफ दी जा रही है। तभी जैक कुछ जेल सरीखे सेल्स देखता है जिस पर सिक्योरिटी उसे मारकर वहां से ले जाती है। सोफी और डैनी देखते हैं कि यहाँ सभी कैंपर्स काम करते हैं और एक कोऑर्डिनेटर उन्हें जगह दिखाती है और यहाँ के तौर तरीके सिखाती है। वो कहती है कि हर नया कैंपर ब्लैक पहनता है, फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है वो येलो और अंत में व्हाइट पहनने लगता है, उस कोऑर्डिनेटर जैसे जो कि 2 महीने में घर चली जाएगी। कैंप में जैक के बाल काट दिए जाते हैं और सोफी को ट्रीना नाम की लड़की उसका यूनिफॉर्म देती है। इसके बाद आर्थर की बहन रोंडा सोफी की तलाशी लेती है कि कहीं उसने नशीले पदार्थ तो नहीं छुपा रखे हैं। वहां बेन मरियन से मिलता है और मरियन उसे कहती है कि वो ये सब सोफी की भलाई के लिए कर रही है, पर बेन उसे कहता है कि सोफी को लगता था कि उसके पिता के मरने के बाद मरियन उसकी परवाह नहीं करती। मरियन इमोशनल हो जाती है और बेन को बता देती है कि सोफी साउथ पैसिफिक के सेरेनिटी बूट कैंप में है। बेन उस फैसिलिटी के बारे में रिसर्च करता है और यहाँ सोफी अपने रूटीन में लग जाती है जिसमें पढ़ाई, काम, गंदा खाना जैसे टॉर्चर्स होते हैं। व्हाइट शर्ट्स वाले कैंपर्स काम नहीं करते, वो सिर्फ दूसरों पर नजर रखते हैं। जो भी मिसबिहेव करता है उसे सेल में डाल दिया जाता है। एक दिन सारे कैंपर्स एक टेंट में एक साथ होते हैं जिसके बीच में ट्रीना खड़ी है और आर्थर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। जब वो कुछ नहीं कहती तो और लोग उसे धक्का देने लगते हैं और इंसल्ट करते हैं। कोई कहता है कि वो नशे करती होगी तो दूसरा कहता है कि बहुत लड़कों के साथ सोती होगी। अंत में ट्रीना रोते रोते कहती है कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर रिलीजन फोर्स करते थे, इसलिए उसने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई कि कौन ज्यादा लड़कों के साथ सो सकती है। ट्रीना ने एक रात में 8 लड़कों के साथ समय बिताया ताकि कोई एक ट्रीना पर ध्यान दे, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो उस पर कभी ध्यान नहीं देते। वो रोते रोते नीचे गिर जाती है और बाकी लोग उसे गले लगा लेते हैं। अगले दिन आर्थर उन सबको बीच पर ले जाकर मेडिटेट करवाता है। यहाँ बेन अपने आप को फंसाने के लिए नशीले पदार्थ खरीदता है और सिरिंज इंजेक्ट करता है जिसे उसकी माँ देख लेती है। कुछ दिनों बाद कैंप में डिनर करते वक्त ट्रीना एक चिकन पीस चुरा के बाहर भाग जाती है, पर लोगन उसे पकड़ लेता है।
वो कहता है कि वो ट्रीना को येलो शर्ट में प्रमोट करने वाला था, पर अब शायद नहीं। प्रमोशन का लालच देके लोगन ट्रीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है और ट्रीना भी कुछ नहीं बोलती। इसी बीच बारिश तेज हो जाती है और सारे कैंपर्स अपने टेंट से बाहर निकलने लगते हैं। रोंडा आर्थर से उनकी मदद करने को कहती है, पर आर्थर मना कर देता है। लड़कियों का टेंट फट जाता है और सोफी ट्रीना की मदद करती है, जिसकी हालत खराब हो चुकी है। इसके बाद पूरे कैंप की बिजली चली जाती है। अगले दिन ट्रीना को इंचार्ज बनाया जाता है टेंट्स की मरम्मत के लिए और ट्रीना सभी को ऑर्डर करती है। सामान उठाते समय सोफी फिसल जाती है, पर ट्रीना उलटा उस पर ही चिल्लाती है। सोफी कहती है उसे कुछ समय आराम करना है, तो ट्रीना और बाकी लड़कियां उसे मिट्टी में फेंककर खूब मारते हैं, जिसमें आर्थर भी कोई मदद नहीं करता। फिर आर्थर सोफी से बात करता है और अच्छा बनने की कोशिश करता है। वो बार बार सोफी और उसके माता पिता के रिलेशनशिप के बारे में कमेंट्स करता है, लेकिन सोफी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेन भी इस बूट कैंप में पहुंच जाता है और उसके मेडिकल चेकअप के बाद जैक उसकी इंसल्ट करता है, पर इससे पहले कि बेन कुछ कहे, सभी लोग डिनर के लिए निकल जाते हैं। जब सोफी बेन को देखती है, उसे यकीन नहीं होता और वो निकल जाती है। बेन उसे समझाता है कि उसने जानबूझकर ये सब किया ताकि वो यहाँ पहुंच जाए। उसके इंजेक्शन में सिर्फ पानी था, यहाँ तक कि वो आदमी भी नकली था जो उस पर गन तान रहा था। ये सब इसलिए कि उसके पेरेंट्स उसे यहाँ भेजे। वो सोफी से वादा करता है कि उसे यहाँ से ले जाएगा और एक फोक चुरा लेता है। अगले दिन लोगन सब लड़कों को दौड़ने ले जाता है और किनारे पहुंचने पर उन्हें तैरने के लिए कहता है। डैनी को तैरना नहीं आता, पर वो जैसे तैसे जान बचाता है। मेडिटेशन के बाद आर्थर ट्रीना को येलो शर्ट देता है। वहां बाथरूम में बेन सेंसर के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है, पर तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वो बाहर निकल आता है। कुछ दिनों बाद सर्कल में आने की सोफी की बारी होती है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलती, पर जब 4 लड़कियां उसे मारती हैं और उसकी बार बार इंसल्ट करती हैं, तब सोफी को उसके माता पिता की याद आती है कि उन्होंने भी उसकी इंसल्ट की थी उस पार्टी में। फाइनली सोफी रोने लगती है और कहती है कि उस दिन उसने माफी मांगने के बहाने पार्टी में सबके सामने ये कह दिया था कि कार्ल रोज उसके रूम में जाता है। वो सबसे कहती है कि उसने झूठ बोला था और माफी मांगती है। इसके बाद सोफी ट्रीना को लोगन का फॉलो करते देखती है, पर तभी बेन पीछे से उसका मुंह बंद कर देता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। लेकिन सोफी अब तक पूरी ब्रेन वॉश हो चुकी है और वो कहती है कि अब वो यहीं रहना चाहती है, क्योंकि यही उसकी सजा है। अगले दिन रोंडा सभी बच्चों को कहती है कि वो अपने पेरेंट्स बनकर एक चिट्ठी लिखे कि वो अपने बच्चों से क्या सुनना चाहेंगे। दूसरी तरफ बीच पर खेलते खेलते बेन कैंप के बॉर्डर से बाहर चला जाता है, जिससे सेंसर बज उठता है। कोऑर्डिनेटर्स उसे बंद कर देते हैं, पर बेन को सेंसर्स के बारे में और पता चल जाता है। उसी शाम आर्थर अनाउंस करता है कि एक लड़का जो कि यहाँ का वर्स्ट केस था, वो आज 2 साल बाद घर जा रहा है और आर्थर उसे लॉस एंजलिस में होने वाले सेमिनार में भी ले जाएगा। 2 साल सूनने के बाद सोफी बेन से कहती है कि उन्हें भाग जाना चाहिए जब आर्थर एकाई चला जाए। दूसरी तरफ रोंडा सोफी का लिखा हुआ लेटर पढ़ती है, जिसमें उसने अपने मरे हुए पिता के बारे में लिखा था। आर्थर गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब सोफी ने उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए लिखा है। रोंडा आर्थर को एकाई जाने के लिए मना करती है, क्योंकि कुछ कैंपर्स की इस बूट कैंप में मौत भी हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि आर्थर के जाने के बाद यहाँ पुलिस आ जाए। अगले दिन बेन सेंसर को लगातार ऑन ऑफ करने का तरीका खोज लेता है। देर रात आर्थर के जाने के बाद बेन सोफी को लेकर कैंप बाउंड्री पर आ जाता है और सोफी का सेंसर ऑफ कर देता है। अलार्म एक्टिवेट नहीं होता और वो आर्थर के ऑफिस में अपनी चीजें वापस लेने जाते हैं। इसके बाद वो झाड़ियों से होकर बीच तक पहुंचते हैं और बोट के सहारे वहां से भाग जाते हैं। वहां आर्थर लॉस एंजलिस के सेमिनार में अपने कैंप की सिर्फ अच्छी वीडियोस दिखाता है, जैसे मेडिटेशन और जॉगिंग। इस सेमिनार में बेन के माता पिता भी हैं और वो आर्थर के सामने सोफी पर इल्जाम लगाते हैं। आर्थर को शक होने लगता है और वो लोगन को वार्न करता है। दूसरी तरफ बेन और सोफी की बोट डूबने लगती है, पर वो किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं। फिर पता चलता है कि यही वो टापू है जहां बेन ने पहले से ही रिजॉर्ट में रूम बुक कर रखा था। अब वो दोनों अपने रूम में एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी लोगन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और वो उन दोनों को कैंप ले आते हैं। अब दोनों को अलग अलग सेल्स में डाल दिया जाता है और आर्थर सब कैंपर्स का नाश्ता और ब्रेक्स बंद करा देता है, क्योंकि सभी को ये सीख जाना चाहिए कि कैसे किसी एक की गलती की सजा भी सबको भुगतनी पड़ेगी। अब सर्कल में आने की डैनी की बारी है, पर वो बिल्कुल नहीं टूटता। बाकी लोग उसे छड़ी से मारते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसने सिर्फ इंटरनेट पर मौत पर चुटकुला लिखा था।
और उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ भेज दिया। फिर डैनी आर्थर से कहता है कि वो यहाँ बच्चों को ठीक करने का बस ढोंग कर रहा है, तभी उसे गुस्सा मारकर गिरा दिया जाता है। 2 हफ्तों के बाद बेन और सोफी को उनके सेल से निकाला जाता है। आर्थर बेन से कहता है कि उसने सोफी के रिहैबिलिटेशन को खराब कर दिया, इसलिए उसे 3 दिनों में निकाल दिया जाएगा। तब तक वो सही से रहे या आर्थर सोफी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। बेन पहले तो सोफी से बात नहीं करता, पर सोफी के लगातार पूछने पर वो उसे आर्थर से हुई बातचीत के बारे में बता देता है। रात में लोगन ट्रीना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो ट्रीना भाग जाती है, पर उसे सोफी देख लेती है। सोफी उसके शरीर पे खून देख लेती है, जिसके बाद ट्रीना सब कुछ बता देती है। अगले दिन लोगन सभी लड़कों को फिर तैरने भेजता है, जहां डैनी को मुसीबत होती है। वो मदद के लिए पुकारता है, पर लोगन उसकी मदद नहीं करता। लोगन डैनी से कहता है कि उसे अपने दम पर वापस आना होगा। बेन उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन लोगन रोक लेता है। तभी एक बड़ी लहर आती है और डैनी पानी के अंदर बह जाता है। बेन उसे बाहर लाता है, सीपीआर देने की कोशिश भी करता है, पर डैनी नहीं उठता। वो मर चुका होता है। बेन लोगन पर चिढ़ता है, पर लोगन कहता है कि डैनी की मौत भागने की कोशिश करते हुए हुई। जब आर्थर को पता चलता है, वो लोगन पर चिल्लाता है और कहता है कि अब पुलिस यहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो उसे धमकी भी देता है कि वो आर्मी से कह देगा कि लोगन बहुत पहले ही यहाँ से भाग चुका है। रोंडा आर्थर से कहती है कि वो बच्चों पर अपना कंट्रोल खो रहा है, जिस पर वो रोंडा को थप्पड़ मार देता है। सारे कैंपर्स देखते हैं कि डैनी की बॉडी ले जाई जा रही है और आर्थर एक पुलिस वाले से कुछ बात कर रहा है। उस रात आर्थर लोगन को सर्कल के बीच खड़ा करवाता है और कहता है कि नियम सबके लिए एक है। सब बच्चे उससे डरते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं करता। अचानक ट्रीना खड़ी होती है और पूछती है कि उसने येलो शर्ट का झांसा और कितनी लड़कियों को दिया है, जिसे सुनकर और लड़कियां अपनी आप बीती बताती हैं। फिर सोफी लोगन को अब्यूजर और मर्डरर कहती है, जिसके बाद सब लोगन को स्टिक से मारने लगते हैं। पर सोफी उन्हें रोकती है, क्योंकि हिंसा से बस यही साबित होगा कि वो यहाँ रहना डिजर्व करते हैं। तब आर्थर उन्हें जवाब देता है कि वो यहाँ हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। उसी समय बेन ये रहस्य खोलता है कि आर्थर के पुराने न्यू मैक्सिको वाले कैंप में भी कैंपर्स मरे थे। वो सबके राइट टू फ्रीडम की बात करता है और कैसे डैनी की मौत मानो बेवजह हुई हो। सभी उसके साथ हो जाते हैं और कैंप को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसमें लोगन को चोट आ जाती है। कैंपर्स सारे कैंप्स में आग लगाते हैं और कोऑर्डिनेटर्स भी कुछ नहीं करते। लोगन गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है, जबकि पूरा कैंप आग और धुएं से भर जाता है। जब बच्चे लोगन को भागते हुए देखते हैं तो वो उस पर चीजें फेंकते हैं, जिससे उसकी गाड़ी एक टेंट से टकरा जाती है और आग लग जाती है, जिसमें लोगन की मौत हो जाती है। बेन और सोफी मेन बिल्डिंग में जाते हैं, जहां आर्थर बंदूक लिए उन्हें एक स्पीच देता है कि तभी जैक पीछे से आर्थर पर वार करता है। वो आर्थर को मारने ही वाला होता है कि बेन उसे रोक लेता है। तभी मौके का फायदा उठाकर आर्थर शूट करने वाला होता है, पर गोली नहीं चलती क्योंकि रोंडा ने पहले ही गोलियां निकाल ली थी। सारे कैंपर्स मिलकर आर्थर को सेल में डाल देते हैं और भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि सारे कैंपर्स आजाद हैं और सेंसर्स बार बार बज रहे हैं।